स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेईई 2025 यानी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसकी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशंस। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपके जो पेपर आया है अभी 2025 में, उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो आया है कि आपको डायमेंशन निकालनी है बी अपॉन म्यू नॉट की। अब आपको पता है कि बी क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट आपका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उसे कहते हैं। तो आप देखें कि अगर आप इसको फॉर्मूले को निकालना चाहें इसकी डायमेंशन को, तो आपको पता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। देखिए, आपको पता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जो है उससे आप म्यू नॉट आई को करते हैं बराबर, जैसे कि मैग्नेटिज्म में आपके गॉस लॉ के इक्विवेलेंट एम्पियर्स लॉ होता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम देखते हैं तो आई अपॉन एल के बराबर आता है बी अपॉन म्यू नॉट। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आई की आपको पता है एम्पियर और जो आपकी एल है वो ऊपर ले जाएंगे तो A1 L-1 इसकी हो जाएगी डायमेंशन। तो यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपका एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास क्या है बच्चों, m है। इसका मास क्या है, m है, और आपको जो है इसकी रेडियस है r। अब R exert force F on a point mass, जो कि ये पॉइंट मास पे फोर्स लगाता है। नाउ अ कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल m/7 इज रिमूव्ड। अच्छा, आपने इसमें से m/7 को रिमूव कर दिया। ओके, व्हाट इज द न्यू फोर्स? तो नया फोर्स पूछा है, तो बहुत इजी सवाल है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फॉर्मूला Gm1m2/r²। अब आप इसको रिमूव कर दोगे यहाँ से तो रिमेनिंग जो आपका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा जब आप मास रिमूव कर देंगे। तो पहले कैपिटल M स्मॉल m के बीच में था, अब कैपिटल M से m/7 कम हो गया। तो अब आप देखिए बचेगा क्या, 6/7 बचेगा। तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 6/7 टाइम्स ऑफ F। तो इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये था। इसके बाद कैपेसिटेंस वाला जो सवाल है आपका, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कैपेसिटर दे रखा है। कैपेसिटर में आपको 3 तरह से ये दे रखे हैं। देखिए, 2 सीरीज में है, K1 K2 तो सीरीज में है और K3 जो है वो पैरेलल में है। तो इसको आपको तो पता है कि आपको C1 C2 C3 निकालने पड़ेंगे सबके। और सबसे पहले हम देखें कि C1 की बात करें तो C1 के लिए आप K1 को यूज़ करेंगे तो उसमें आपका जो है वो इस तरह से फॉर्मूला ε0 A K1 के हिसाब से आएगा और K2 के हिसाब से आप C2 निकालेंगे। लेकिन K3 जो है वो आपका पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए, आपका K2 पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, K3 वाला। तो K3 वाला जब आपका पूरी डिस्टेंस कवर करेगा तो हम इसका इक्विवेलेंट भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके C1 C2 किस में है, सीरीज़ में है। C1 C2 जब अपन सीरीज़ में निकालेंगे उसके बाद में देखिए बच्चों, इसके बाद जो 2 का पैरेलल और 1 का सीरीज सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से अपन देखेंगे कि ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट। तो 2K1 K2 ऊपर आएगा, 2K1 K2 ऊपर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है 2 जो कि करेक्ट आंसर है। यानी आपको K1 K2 को सीरीज में लेना है और K3 को इसके पैरेलल में, जो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आपका क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो स्फीयर का मास है m, उसमें से r/2 को हटाया है और बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। देखिए, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसमें आपको पता है कि जो अपन नेट डेल्टा आई निकालते हैं, इनर्शिया में चेंज हो गया। वो देखिए क्या हुआ है, आपका फाइनल इनर्शिया निकालनी है I', तो I' निकालना होगा तो अपन को पहले वाले इनर्शिया में से इस डेल्टा आई को माइनस करेंगे। अब डेल्टा आई चेंज कितना हुआ इनर्शिया में, तो उसका मास तो देखिए m/8 हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पता है कि जब रेडियस r/2 होगी तो यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट से। तो मास क्या हो जाएगा, m/8। तो इसका डेल्टा आई इसमें से माइनस करके रिजल्टेंट अपन ने I' बचे हुए पार्ट का निकाल लिया।
ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ये फेमस क्वेश्चन है, ये आता है, ये आपको नीट के एग्ज़ाम में भी इस तरह से कैविटी वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सोप बबल का है। सोप बबल में एक बड़ी बबल है और एक छोटी बबल है। अब R1 का जो रेडियस है R2 से बड़ा है। अब ये पूछ रहा है कि कॉमन सरफेस पे आपके जो कि है जो प्रेशर, जो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कॉमन सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। सवाल प्रेशर डिफरेंस से हो जाएगा। अपन को पता है 40/R प्रेशर डिफरेंस होता है, या अपन उसको 4s/R भी बोल सकते हैं। तो हम देखें कि पहले P1 और P0 कॉमन सरफेस और फर्स्ट की निकालेंगे। तो ये इस तरह से 4s/R2 और इसका 4s/R1 आएगा। तो हमने पहले निकाला P1 और P0 के बीच का, वो आया R1। ऐसे ही हमने निकाला P2 और P0 के बीच का, वो आया R2। अब आपने जब नेट इनका निकालना है तो अब आप खुद सोचो कि इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। तो अगर अपन इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, P2 माइनस P1 करते हैं, माइनस करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो P0 से P0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा, ये डेल्टा P बचेगा, और कॉमन लेके आपका ये 1/R इज इक्वल टू R1 R2 वाला रिलेशन आ जाएगा। और इसको अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा थर्ड, R2 R1 अपॉन R2 प्लस R1। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, पहले तो अपन ने P1 अंदर वाला सरफेस और इसका P0 लिया एयर प्रेशर, और फिर दूसरे वाला P2 लिया और एयर प्रेशर को ले लिया, और दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, जिससे अपना रिजल्टेंट R आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है आपका नेक्स्ट जो है, वो ये कहना चाह रहा है कि फ्रॉम दैट ऑप्शन आइडेंटिफाई द डायोड ऑफ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का डायोड ये पूछ रहा है। तो देखो, अगर अपन बात करें जो ट्राइंगल जो है ना, उसको मानते हैं पॉजिटिव और इसको मानते हैं नेगेटिव, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ट्राइंगल वाला वोल्टेज होता है हाई और ये होता है लो इधर वाला। तो यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का मतलब क्या है, ये 0 है, ये वाला हिस्सा 0 है और ये -15 है। तो पहला वाला तो फॉरवर्ड है क्योंकि 0 बड़ा होता है -15 से, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है, चौथा वाला भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ पहला ऑप्शन है जिसमें जो है ट्राइंगल वो ज़्यादा वोल्टेज पर है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल वाला है 0 वोल्ट पे, यानी हाई वोल्टेज पे। बाकी सब में ट्राइंगल इसके कंपेरेटिवली लो वोल्टेज पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है कि आपको हमेशा ट्राइंगल को हाई वोल्टेज पर रखना है, और जो 0 होता है आपका अर्थिंग का क्या होता है 0, और 0 हमेशा -10 से बड़ा होता है, ये सभी को पता है मैथमेटिकली। -15 से जो बड़ा ही होगा आपका 0 वाला, तो हाई वोल्टेज पर है ट्राइंगल वाला स्टेज। तो ये आपका क्या है बच्चों, फॉरवर्ड बायस। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखें कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन की रेडियस से जुड़ा हुआ है, कि हाइड्रोजन की रेडियस अपन को निकालनी है बच्चों। तो आपको पता है कि n² z से निकालते हैं। तो अब अपन देखें कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट किसने पूछी है। तो इसका जो है कि A0/A इसने पूछा है सवाल में। तो हम देखें कि n² z R0 ये होता है। तो यहाँ पर इसने बताया है कि जो आपके रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन द ग्राउंड स्टेट इज A0, उसकी रेडियस क्या है A0, यानी R0 की जगह क्या आ गया, A0 आ गया। ठीक है, तो इस R की जगह क्या आ जाएगा, A। बच्चों जैसा हम बात करें, इसने क्वेश्चन के हिसाब से रेडियस को स्टार्टिंग में A0 कह दिया, तो फाइनल वाली क्या हो गई A। तो यहाँ पे R की जगह आ गया A, यहाँ पे आ गया A0। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n²/z। और अब यहाँ पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n तो हो गया आपका 2 और z तो हो गया आपका 2। और इस तरह से आप जब निकालते हैं कि 4² तो आपका आंसर यहाँ पे आता है A/N0 का 1/8, जब इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं। तो
तो ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए था और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए था। दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी आपकी जो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और यहाँ पे आंसर आ गया।